लास्ट जो सेशन रहा उसमें हमने बात की एक तरीके से क्रिप्स मिशन 1942 की। और ये जो क्रिप्स मिशन रहा ये पूरी तरीके से फेल हो गया। फेल होने के बाद यहाँ पे गांधी जी फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत करते हैं। एक तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट जो है उसका डिसीजन लेने से पहले यहाँ पर कुछ मीटिंग्स हुई थी। यहाँ पे वार्धा सेशन 7 अगस्त 1942 को हुआ और उसी में ये रेजोल्यूशन पास किया गया दैट हम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करेंगे। ये भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति भी कहलाता है क्योंकि अगस्त के महीने में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई। इसका ऑब्जेक्टिव था ऑब्वियसली इमीडिएट एंड ऑफ ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया। क्विट इंडिया मूवमेंट 9 तारीख को 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट होने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली ठीक एक दिन पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने भी पॉपुलर लीडर्स थे महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी को ही यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अरेस्ट कर लिया एक दिन पहले ही और इन्हें किसी अज्ञात जगह पर छोड़ दिया गया। एक तरह से ये एक प्रिवेंटिव मेजर था जो कि ब्रिटिश अथॉरिटीज के द्वारा लिया गया ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम्स जो है उन्हें आगे ना उठानी पड़े। फिर भी क्विट इंडिया मूवमेंट बिना इन नेशनलिस्ट लीडर्स के हुआ और काफी बेहतरीन तरीके से हुआ। इसके पीछे की खास बात थी लोकल लीडर्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनलिस्ट लीडर्स इस समय में एक्टिव थे, काफी हद तक लोकल लेवल के जो लीडर्स हैं वो भी बहुत एक्टिव रहा करते थे। आपको यहाँ पे लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कुछ पैरेलल गवर्नमेंट्स जो हैं, जातीय सरकारें जो हैं वो देखने को मिलेंगी, प्रति सरकार देखने को मिलेंगी, जिनके लोकल लीडर्स जो हैं उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया। इसमें यहाँ पे महिलाएं, पुरुष, एक तरीके से स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग क्लास जो है उसका भी यहाँ पर आपको योगदान देखने को मिलता है। यही नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी जो है, मुस्लिम्स जो है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। हालांकि मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सेपरेट नेशन की बात, टू नेशन थ्योरी की बात कर चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप मुस्लिम्स को इसमें पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, जो कि एक साफ तौर पर ये दिखाता है कि एक तरीके से उनका जो क्लेम था, यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना का जो क्लेम था कि वो मुस्लिम कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सभी मुस्लिम्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी थे और वो उस टू नेशन थ्योरी जो है उसको नकारते थे। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में बहुत बेहतरीन तरह से चला, 1943 तक चलता रहा। लेकिन 1943 में भारत के अलग अलग हिस्सों में और खासकर बंगाल में अकाल जैसी स्थिति पैदा हुई, जिसकी वजह से ये लोग जो रोड पर उतरे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में वो धीरे धीरे घरों की ओर लौटने लगे और इस तरीके से धीरे धीरे करके क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो ठंडा हो गया। काफी हद तक यहाँ पे जो डेडलॉक बना हुआ था बरकरार था, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें डोमिनियन स्टेटस देना चाहती थी लेकिन हम लोग पूर्ण स्वराज के लिए फाइट कर रहे थे। वही कांग्रेस जो है वो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करती थी और मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। इस डेडलॉक को क्लियर करने के लिए बहुत से नेता सामने आए और उन्होंने बहुत से सजेशंस जो है वो भी सामने रखे। आइए समझते हैं कि वो कौन से सजेशंस थे। सबसे पहले आते हैं राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, जो कि एक तरीके से मद्रास में मिनिस्टर थे जब यहाँ पे कांग्रेस लगभग 2 साल के लिए, 2 साल 4 महीने के लिए रूल करती है 1937 के इलेक्शन के बाद। और सी राजगोपालाचारी का बहुत योगदान रहा दलित्स के लिए स्कूल वगैरह ओपन कराने में, टेम्पल एंट्री दिलवाने में, ये सारे काम उन्होंने किए। यही नहीं, सी राजगोपालाचारी 1944 में एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया जो है वो सामने रखते हैं और उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि हम एक तरीके से कुछ समय के लिए जो हमारे कॉम्युनल इश्यूज हैं उनको एक साइड कर दें और एक साथ मिलकर सिर्फ भारत को आजाद करने पर कंसंट्रेट करें। क्योंकि ब्रिटिश अथॉरिटीज हर बार हमें ये कहकर नीचा दिखा देती है कि हमारे बीच बहुत से कॉम्युनल इश्यूज हैं और जब तक वो रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक भारत तैयार नहीं है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए। इसी वजह से एक तरीके से जो भी डिमांड्स हैं पाकिस्तान की या जिस भी तरह की डिमांड्स यहाँ पे हैं उनको एक साइड रख के फिलहाल सिर्फ एक बार के लिए भारत को आजाद करने के बारे में सोचते हैं, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। ये होने के बाद
एक प्रोविजनल गवर्नमेंट तैयार होगी, आजाद भारत में एक प्रोविजनल टेम्पररी गवर्नमेंट तैयार होगी जिसमें जितने भी इंडिया के इम्पोर्टेंट नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है जैसे कि आज के समय का बांग्लादेश और आज के समय का वेस्ट पाकिस्तान वाला हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है वहां पर हम लोग वोटिंग करवाएंगे और उस वोटिंग से डिसाइड होगा कि वहां की जनता जो है वो पार्टीशन चाहती है या नहीं। अगर जनता पार्टीशन चाहती है तो पार्टीशन होगा, सेपरेट नेशन बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी डिफेंस, कॉमर्स, कम्युनिकेशन ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर ही हैंडल करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को ये पर्टिकुलर फॉर्मूला पसंद आया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कहा कि जब वोटिंग होगी तो उस वोटिंग में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही पार्टिसिपेट करेगी। मान लीजिए कि आप एक नॉन मुस्लिम व्यक्ति हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में या फिर प्रेजेंट डे बांग्लादेश में रहते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना के हिसाब से आपका कोई से ही नहीं होगा इस बात में कि पार्टीशन होना चाहिए या नहीं, जबकि आपके ऊपर भी उस पार्टीशन का पूरा असर पड़ने वाला है। तो ये जब मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही वोटिंग में पार्टिसिपेट करेगी, तो ऑब्वियसली ये राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है वो फेल हो गया, कांग्रेस ने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दो लीडर्स आते हैं यहाँ पे, भूलाभाई देसाई और लियाकत अली। भूलाभाई देसाई जो है वो कांग्रेस के नेता थे और लियाकत अली जो है वो यहाँ पे मुस्लिम लीग के नेता थे जो 1945 में एक पैक्ट साइन करते हैं। इस पैक्ट के हिसाब से यहाँ पे भारत के आजाद होने के बाद जो इंटरिम गवर्नमेंट तैयार होगी, टेम्पररी गवर्नमेंट जो सेंटर में तैयार होगी, जो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी आगे काम करेगी, उसमें 20% ऑफ सीट्स जो है वो माइनॉरिटीज को दे दी जाएंगी और बाकी की बची सीट्स जो है उनको बराबर यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं में बांट दिया जाएगा। ऑब्वियसली बात है कि माइनॉरिटी सेक्शन जो है वो इस पर्टिकुलर पैक्ट से नाखुश था और इसी वजह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आते हैं लॉर्ड वेवल। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, लेकिन 1945 तक आते आते आपको यहाँ पे लॉर्ड लिनलिथगो जाते हुए देखने को मिलेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो को यहाँ पे रिप्लेस करने आए लॉर्ड वेवल, जो कि अब भारत के नए वाइसरॉय या फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि पर आते हैं। उन्होंने भी यहाँ पर अपना मत सामने रखा, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस ही देंगे, लेकिन एक तरीके से पूरा का पूरा भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है उसको इंडियनाइज कर दिया जाएगा। भारत में सिर्फ दो ही अंग्रेज होंगे, एक मैं यानी कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया और दूसरा आर्मी का कमांडर इन चीफ। उसके अलावा जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको पूरी तरह से इंडियनाइज कर दिया जाएगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसको पूरी तरह से इंडियनाइज कर दिया जाएगा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 50% सीट्स मुस्लिम्स की होगी, 50% सीट्स हिंदूज की होगी। यहाँ पर भी मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि जो 50% सीट्स आप मुस्लिम्स के लिए यहाँ रिजर्व कर रहे हैं वो कांग्रेस के मुस्लिम्स जो हैं वो उन सीट्स के ऊपर नहीं आ सकते, उस पर सिर्फ मुस्लिम लीग की ही मुस्लिम्स आ सकते हैं। ऑब्वियसली कांग्रेस जो है उसको ये पर्टिकुलर बात पसंद नहीं आई। ये पर्टिकुलर प्लान जो है ये प्रपोज किया गया था शिमला कॉन्फ्रेंस में 25 जून 1945 को, एंड वी ऑल नो शिमला वाज द सेकंड कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया गर्मियों के मौसम में। तो ये वेवल प्लान जो है ये भी एक तरीके से इस डेडलॉक को क्लियर करने में नाकाम हो जाता है। जब भारत में ये सारी चीजें हो रही थी, ये स्थिति जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बनती हुई, जब इस तरह की स्थिति बन रही थी, डेडलॉक क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी, क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा था, उसी बीच भारत के बाहर भी कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने एक तरीके से कांग्रेस से रिजाइन करके, क्योंकि गांधी जी के साथ उनके त्रिपुरी क्राइसिस जो फेमस है, त्रिपुरी सेशन में जो क्राइसिस हुए, उसके बाद आगे चलकर 1939 के एंड तक आते आते सुभाष चंद्र बोस जो है वो यहाँ कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और रिजाइन करने के बाद एक तरीके से वो एक नए एसोसिएशन की शुरुआत करते हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक कहलाता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि कैसे ब्रिटिश अथॉरिटीज जो है वो यहाँ जर्मनी के खिलाफ लड़ रही हैं, तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं जर्मनी जाऊं, हिटलर से मदद मांगू, और हिटलर ने जितने भी ब्रिटिश आर्मी के सिपाहियों को पकड़ा है जो कि भारतीय है, उनसे मैं उनको मांग कर अपनी ही सेना तैयार करूं। तो यहाँ सुभाष चंद्र बोस जो है वो चल पड़ते हैं, अपनी जर्नी शुरू करते हैं और वो जर्मनी पहुंच जाते हैं। इवन वहां पे बर्लिन में वो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भी करते थे।
एंड एक तरीके से उन्होंने वहां पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हिटलर से मांग कर मुक्ति सेना की शुरुआत की। ये मुक्ति सेना काफी लंबे समय तक एक्टिव रही। कुछ इसी तरह की चीजें जो है म्यांमार इंडोनेशियन आइलैंड्स में भी हो रही थी। जावा सुमात्रा इंडोनेशियन आइलैंड्स जो है वहां पर एक सैनिक तैनात था जिसका नाम था मोहन सिंह। हालांकि वो भारतीय था लेकिन वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सर्व कर रहा था। जापान ने जैसे ही इंडोनेशियन आइलैंड्स को कैप्चर किया वैसे ही मोहन सिंह ने जापानीज आर्मी जो है उसके साथ मिलने की ठानी। जापानीज आर्मी से उन्होंने विनती की कि वो जितने भी ब्रिटिश आर्मी के सिपाही उन्होंने पकड़े हैं जो कि भारतीय हैं वो मोहन सिंह को दे दे ताकि मोहन सिंह उनको मिलाकर एक आर्मी तैयार करे जो ऑब्वियसली आगे चलकर ब्रिटिश अथॉरिटीज के खिलाफ ही फाइट करेगी। और इस तरीके से मोहन सिंह जो है उन्होंने जापानीज आर्मी से प्रिजनर्स ऑफ वॉर लेकर एक तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत की जो कि आजाद हिंद फौज भी कहलाती है। मोहन सिंह जो है वो ये चाहते थे, ये सारी चीजें 1942 में हो रही थी। उस समय में भारत जो है उसमें क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। मोहन सिंह का ये पूरी तरीके से ये राय थी कि जब तक इंडिया के नेशनलिस्ट लीडर्स जैसे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स उनको इनवाइट नहीं करेंगे भारत में इन्वेड करने के लिए, तब तक वो अपनी आर्मी को ट्रेन करते रहेंगे भारत के बाहर। लेकिन जापानीज आर्मी काफी हद तक मोहन सिंह को प्रेशराइज करती है कि वो इंडिया पर अटैक करे, लेकिन मोहन सिंह उस चीज को करने से मना कर देते हैं और इसी वजह से जापानीज आर्मी और मोहन सिंह के बीच में जो भी रिश्ते थे वो थोड़े से खराब होने लगते हैं। तभी जापानीज आर्मी चाहती थी कि मोहन सिंह की जगह किसी और को दे दी जाए। और उसी बीच यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो जर्मनी छोड़कर जापान की ओर बेसिकली बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो सिंगापुर पहुंचते हैं। वो यहाँ पे एक तरीके से जापान जो है उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स से मिलते हैं। और यही नहीं, 1915 के आसपास एक भारतीय थे जो कि गदर पार्टी में भी काफी पॉपुलर थे, रास बिहारी बोस। वो भी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का ही नाम सजेस्ट करते हैं जापानीज आर्मी को, जो कि मोहन सिंह को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से मोहन सिंह को रिप्लेस करके आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी के नेता सुभाष चंद्र बोस बने। सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्हें अंडमान निकोबार आइलैंड्स दे दिए गए, ऑब्वियसली जब जापानीज ने उनके ऊपर कब्जा कर लिया। और वहीं से वो एक तरीके से सारा का सारा कारोबार, सारा का सारा काम जो है वो संभालते थे। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनली मैं म्यांमार से होते हुए, मिजोरम से होते हुए भारत में दाखिल होऊंगा अपनी आर्मी के साथ, और इस आर्मी के जरिए ब्रिटिश आर्मी को धकेलते हुए धीरे धीरे करके ब्रिटिश अथॉरिटीज को यहाँ पे कमजोर करूंगा। और उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की। वो म्यांमार से होते हुए ऑब्वियसली 1945 के दौर तक आते आते यहाँ पे मिजोरम की ओर बढ़ते हैं। और कोहिमा तक जैसे ही वो पहुंचे वहां पर ब्रिटिश आर्मी के साथ उनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में वो हार गए। एक तरीके से 1945 में यूएसए ने यहाँ पे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमला कर दिया, जिसकी वजह से जापान को वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर करना पड़ा। आजाद हिंद फौज जो कि यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की आर्मी थी, उसको पूरी तरह से मिलिट्री असिस्टेंस, पूरी तरह से यहाँ पे हर तरह की एड असिस्टेंस जो है वो जापानीज आर्मी से ही मिलती थी। लेकिन जब जापानीज आर्मी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया तो अब यहाँ पे कोई भी और तरीका बचा नहीं था आजाद हिंद फौज को जिंदा रखने का। और इसी वजह से आजाद हिंद फौज के जितने भी लीडर्स थे, जितने सिपाही थे, उन्होंने भी ब्रिटिश आर्मी के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस इसी बीच एक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर चीज जो है वो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंड। इस तरीके से आप देखेंगे कि कैसे भारत में एक तरीके से आजाद हिंद फौज के जितने भी सिपाही थे उनकी ट्रायल्स शुरू हो जाती है। अब उनको सजा देने की बारी है क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 थम चुका है। अलाइड नेशंस, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में जीत चुकी हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इन सभी लीडर्स की, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की ट्रायल शुरू होती है, वैसे ही भारत में एक तरह का भड़काव देखने को मिलता है इन्हीं सारी आईएनए की ट्रायल्स के खिलाफ। जैसे कि 21 नवंबर को 1945 में आप कैलकाटा में यहाँ पर एक भड़काव होता हुआ देखेंगे। वहीं आप यहाँ पे 1946 में भी एक तरीके से देख सकते हैं कि जब यहाँ पे आईएनए के एक ऑफिसर रशीद अली को 7 साल की सजा सुनाई गई तो कलकत्ता में फिर से एक तरह का भड़काव हुआ। वहीं रॉयल इंडियन नेवी के जो सिपाही थे, जो सेलर्स थे, उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, वर्किंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और खाने को और बाकी की सारी रिसोर्सेज उन्हें प्रॉपर टाइम पर नहीं मिलती थी। इसी वजह से उन्हीं में से एक सैनिक जो है, नौसैनिक जो है, उसने HMIS तलवार नाम की जो शिप थी उसके ऊपर खुरेद कर
किसी नोकीली चीज से क्विट इंडिया लिख दिया और फिर वो पकड़ा गया, जिसकी वजह से ब्रिटिश अथॉरिटीज ने उसको सजा दी, एक तरीके से फांसी की सजा। जब यहाँ पे उस सिपाही की फांसी की सजा दी गई और उसको फांसी पर लटका दिया गया, रस्सी पर लटका दिया गया, उसी के बाद आप रॉयल इंडियन नेवी जो है उसमें भी एक तरीके का भड़काव ब्रिटिश अथॉरिटीज के खिलाफ देखेंगे। काफी हद तक देखा जाए तो ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा का पूरा जो फैलाव था वो किस आधार पर किया था? ये पूरा का पूरा फैलाव एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों के आधार पर ही हुआ था, लेकिन अब वो सिपाहियों की जो नींव है वो हिलती जा रही थी। अब यहाँ ब्रिटिश अथॉरिटीज समझ गई थी कि अब ज्यादा लंबे समय तक हम एक तरीके से भारत पर रूल नहीं कर पाएंगे, और इसी वजह से आप देखेंगे कि एक तरह से अभी रिसेंटली इलेक्शंस भी हुए थे ब्रिटेन में, तो जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसकी जगह वापस से लेबर पार्टी ने ले ली, और लेबर पार्टी भारत की तरफ बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक थी। इसी वजह से उन्होंने तय किया कि अब भारत को आजाद करना ही होगा, अब भारत जो है उसको उसकी पावर्स देनी ही होंगी। लेकिन यहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर भी बने, क्लीमेंट एटली, वो इस प्रोसेस को बहुत ही स्मूथ तरीके से होते देखना चाहते थे। इसी वजह से वो भारत में कैबिनेट मिशन भेजते हैं 1946 में, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। सो आज के सेशन में इतना ही। आखिरी सेशन होगा कल,